ये मेरा 2 टन का एसी है वाला, ठीक है। इसका कंडेंसर जो है वो लीक कर गया था। कैसे पता चला? पता ऐसे चला कि इसमें सबसे पहले हम लोग जो है गैस चार्जिंग किया, फिटिंग किया, गैस वास चार्ज किया। करीब 10 दिन या 15 दिन के अंदर में इसका फिर रेफ्रिजरेंट जो है लीकेज कर गया, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग इसको लेकर के आए और ये जो है कंडेंसर जब यहाँ से हम लोग प्रेशर डाले, यहाँ से 350 PSI 250 या 350 PSI डाले हम लोग यहाँ से, ये वाला एरिया को हमने ब्लॉक किया। देखिए कंडेंसर का एक इनलेट होता है, एक आउटलेट होता है, ठीक है। तो जब हमको चेक करना है इसको ये लीकेज है या नहीं है, तो हमको एक मुंह को बंद करना होगा। तो हमने आउटलेट को बंद किया, ब्रीज करके यहाँ पे डेड कर दिया पूरा, और उसके बाद एक हमने चार्जिंग वाल्व लगाया और यहाँ से हमने नाइट्रोजन को यहाँ से दिया, ठीक है। तो मैनिफोल्ड गेज लगा कर करके तो मेरा प्रेशर 350 जब हुआ या 250 हुआ, पहले 250 पे देखें तो लीकेज हमको नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद हमने 350 PSI डाला, फिर भी हमको लीकेज सॉफ्ट बबल से नहीं मिला। तो जब सॉफ्ट बबल से नहीं मिला, लेकिन हम लोग एक दिन छोड़ दिए इसको, तो दूसरा दिन आकर के जब हम देख रहे हैं तो इसमें प्रेशर जो है कम गया, 100 PSI कम गया। फिर हम लोग चेक किए, फिर नहीं पता चला, फिर हम लोग डाल करके छोड़ दिए प्रेशर। फिर दूसरा दिन आए, फिर देखे 100 PSI कम हो गया। तो 100 PSI जब कम हो गया तो हम लोग को समझ में आ गया है कि सिस्टम जो है वो लीकेज है, मतलब कंडेंसर जो है वो लीकेज है। तो लीकेज है तो वो बट सॉफ्ट बबल से तो पता नहीं चल रहा है, सॉफ्ट बबल से तो पता नहीं चल रहा है। तो अब क्या किया जाए? तो अब हम लोग क्या किया, इसको इसमें 350 PSI डाल करके उसके बाद ले आ करके हम लोग ने डिपेज टेस्ट किया। मतलब जिस तरीक़ा से पंचर चेक करते हैं ना हम लोग गाड़ी का, ट्यूब में हवा डाल करके और पानी में डुबो करके जैसे चेक करते हैं, उसी तरीक़ा से हमने पूरे इस कंडेंसर को हमने डुबो दिया। जैसे अगर मान लिया तालाब में ले आकर के भी डाल सकते थे, पोखर में भी ले आकर के, नदी में तो बहता हुआ पानी है वहाँ भी पता चल जाएगा, लेकिन जमा हुआ पानी ज़्यादा अच्छा है। तो एक था, एक एरिया में थोड़ा सा गड्ढा किया हुआ था, पानी वहाँ पे था, तो आराम से इसका जस्ट डबल गड्ढा था, उसमें साफ पानी था, उसमें हमने ले आकर के इसको डुबो दिया। तो हमारा लीकेज जो है इस एरिया से फाइंड आउट हो गया, मतलब इस एरिया से हमारा लीकेज फाइंड आउट हो गया। तो जब लीकेज पता चल गया तो उसमें बुलबुला छूटने लगा, जैसे पंचर छूटता है, क्योंकि इसके अंदर में तो ऑलरेडी हवा है पहले से, तो हवा निकल रहा, तो उसमें पता चला। तब हम लोग को समझ में आया कि हमारा ये जो है कंडेंसर लीकेज है। तो ये हमारा जो कंडेंसर है ये एल्युमिनियम का है। इसमें एक और कंडेंसर लगा हुआ है जो हमारा कॉपर का है। इसमें डबल लेयर कंडेंसर है, देखिए एक इधर कॉपर का है और एक इधर एल्युमिनियम का है। तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों 2 टन का एसी है, तो इसलिए इसमें हमने डबल इसको लगा के रखा है, डबल कंडेंसर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस कंडेंसर को हम नया चेंज करेंगे, क्योंकि एल्युमिनियम तो ब्रीजिंग वगैरह होता नहीं है। अगर मान लीजिए कॉपर होता, अगर मान लीजिए कॉपर है, तो कॉपर में अगर समझ में आता लीकेज तो चलिए ब्रीजिंग कर देते हैं, वेल्डिंग कर देते तो ठीक हो जाता, लेकिन बट ये तो कॉपर है नहीं, ये एल्युमिनियम है, और एल्युमिनियम में कभी ब्रीजिंग नहीं होता, नया लगता है। और सेम इसी तरह का कंडेंसर हमारे गाड़ी में भी लगा रहते हैं, 4 व्हीलर ट्रक वगैरह में भी, रेडिएटर के पास सेम ऐसे ही लगा रहेगा रेडिएटर के पास। तो वो भी हमारा नया चेंज हो गया अभी। तो इसके जगह पे हम लोग क्या किए, ये तो हमारा कंडेंसर जो है वो एल्युमिनियम का है, इसके जगह पे हम लोग ने एक नया कंडेंसर लाया जो हमारा कॉपर का है। तो ये कॉपर का जो कंडेंसर लाए हैं, तो ये भी हमारा 2 टन का है। तो इसमें हमारा लेंथ था, जैसे ये लेयर है हमारा, एक यहाँ से 1 से लेकर करके यहाँ तक जो है हमने कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 यहाँ पे दिखा रहा था। तो जो इसमें पाइप लेंथ है, जो इसमें है पाइप लेंथ, जितना साइज का इसमें पाइप है, ठीक है, सेम लेंथ और सेम साइज का पाइप नया कंडेंसर में भी होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि अगर ये कम गया तो हीट रिजेक्ट नहीं होगा सही से, अगर ये बढ़ गया, समझ गए ना, तो फिर रेफ्रिजरेंट ज़्यादा लगेगा और कंप्रेसर का लोड बढ़ जाएगा। बता रहे हो, समझ। तो इसी तरीक़ा से जो साइज का है ये
और जितना लेयर का ये है और जितना साइज का इसका ट्यूब है सेम उसी तरीक़े से हमको एक नया लेके आना है। और अब हमने यहाँ से जो कंडेंसर को खोला है, ये हमारा कंप्रेसर है, देखिए ये जो है हमारा ओपन किया हुआ है यहाँ से कंडेंसर। तो जाहिर सी बात है फिर इसको हम ये नए वाले कंडेंसर को हम लोग इसमें जो है इंस्टॉल करेंगे। तो हम लोग को प्रॉब्लम फाइंड आउट हो गया, ये लीकेज है कंडेंसर। तो अब हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल का अगर हम बात करेंगे तो रेफ्रिजरेशन साइकिल में से 4 फंडामेंटल था। रेफ्रिजरेशन साइकिल में 4 पार्ट जो है हमारा कंपोनेंट फंडामेंटल था। तो फंडामेंटल में से कौन सा पार्ट हमारा ख़राब हो गया? कंडेंसर ख़राब हो गया। तो जाहिर सी बात है कि चारों पार्ट अलग अलग रहता है, चारों को हम लोग फिर ब्रिजिंग कर देते हैं यहाँ से, है ना, एक दूसरे से मिला के तो साइकिल बनता है। तो उसमें से एक पार्ट हमारा ख़राब हो गया है। तो जैसे रेफ्रिजरेशन साइकिल बनाने के लिए हमने चारों पार्ट को जोड़ा खोला, उसी तरीक़े से हमने इसको भी एक पार्ट को खोला और नया ला करके फिर हम इसमें लगा देंगे, ठीक है ना। तो इसी तरीक़े से सिस्टम जो है हमारा बनता है। कोई भी एसी हो, अगर मान लीजिए फिन्स एंड ट्यूब कंडेंसर यहाँ पर भी इस्तेमाल हो रहा है, तो फिन्स एंड ट्यूब कंडेंसर हमारा चिलर प्लांट में भी इस्तेमाल होता है, पैकेज एसी में भी इस्तेमाल होता है, VRV में भी होता है। तो एयर कूल कंडेंसर तो हमारा जो है वो डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल सब में इस्तेमाल होता है। तो जो यहाँ है वो वहाँ है। यहाँ पर भी हमने पाइप, ये 2 टन का एसी है तो यहाँ पे छोटा सा पाइप था। अगर मान लीजिए 50 टन का एसी होता तो बड़ा पाइप होता, इनलेट आउटलेट बड़ा होता, कंडेंसर का साइज बड़ा होता, पाइप लेंथ ज़्यादा होता। तो हर जगह सेम है। यहाँ पर भी हमको ब्रीजिंग करना होगा, कॉपर ब्रीजिंग, वहाँ पर भी हमको करना होगा। अगर प्लांट है तो वहाँ पर भी है। प्लांट में भी अगर कंडेंसर हमारा एक लेयर कहीं पे लीकेज कर जाता है और अगर कॉपर का है तो वहाँ से हम लोग फिन से, यहाँ से जैसे लीकेज है मान लीजिए, तो यहाँ से थोड़ा सा फिन से हटा करके वहाँ पे हम ब्रीजिंग कर देंगे तो लीकेज हमारा हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये तो अब जाहिर सी बात है, इसमें इनलेट आउटलेट को हमको खाली केवल ज्वाइन करना है और बाकी सारा चीज़ को नट बोल्ट पे वहाँ पे टाइट कर देना है। स्क्रू पे ना टाइट हो गई है तो हमको स्क्रू लगा के टाइट कर देना है और इसका इनलेट और आउटलेट को जोड़ देना है। जैसे यहाँ पे हमारा इनलेट है, आउटलेट, इसी तरीके से हमको जोड़ देना है। तो अगर हम बात करेंगे कंडेंसर का इनलेट, तो कंप्रेसर का क्या होगा? आउटलेट होगा। अगर मान लीजिए कि कंडेंसर का आउटलेट है तो क्या जुड़ेगा इसके साथ? एक्सपेंशन का इनलेट जुड़ेगा। हो गया बात खत्म, पता है समझ में? तो अब हमारे जाहिर सी बात है कि कंडेंसर चेंज हो गया, फिर उसको करें, फिर वही सिस्टम होगा, इंस्टॉलेशन करेंगे, फिर लीकेज चेक करेंगे कि हमारा ब्रीजिंग सही हुआ कि नहीं हुआ। अगर ब्रीजिंग सही नहीं होगा तो लीकेज बताएगा। फिर दोबारा हम लोग नाइट्रोजन को वापस निकालेंगे और फिर उसके बाद जो हम ब्रीजिंग करेंगे, फिर नाइट्रोजन डालेंगे, फिर लीकेज चेक करेंगे, देखेंगे सब कुछ सही है तो फिर भी हम लोग होल्ड करके छोड़ देंगे, थोड़ा सा 1-2 घंटा होल्ड कर देंगे कि शायद हो सकता है कहीं से निकले। तो जब देखे होल्ड भी करके छोड़ दिया 350 PSI पे, उसके बावजूद भी कहीं पे लीकेज नहीं बता रहा, काटा माइनस में नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब है हमारा ठीक है वेल्डिंग किया हो। अब उसके बाद फिर क्या करें, वही सिस्टम होगा। फिर हम उसको नाइट्रोजन निकालेंगे, उसके बाद जाके वैक्यूम करेंगे, फिर गैस चार्जिंग करेंगे, गैस चार्जिंग के बाद मशीन चालू करेंगे, ओके, फिर ठंडा कूलिंग स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से हम लोग कोई भी कंपोनेंट को चेंज करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा मान लीजिए एसी था, स्प्लिट एसी 2 टन का था, है ना, या 1.5 टन का था या 1 टन का था। तो चलिए ठीक है, कंडेंसर हमने चेंज किया तो मेरा रेफ्रिजरेंट इसमें लीकेज करके लॉस कर गया। तो इसमें उतना सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं रहता है, वरना अगर प्लांट होता तो लो प्रेशर से ट्रिप कर जाता, मशीन लो प्रेशर से ट्रिप कर जाता। लेकिन इसमें तो कोई लो प्रेशर तो रहता नहीं लगा हुआ, स्विच जो मशीन जो है ट्रिप करेगा। तो प्लांट के अंदर में रेफ्रिजरेंट बर्बाद नहीं होता है, रेफ्रिजरेंट जो है वो उसको पम्प डाउन करके सेपरेट कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो सेपरेट करने के लिए उसमें रिसीवर वगैरह लगा रहता है। मान लीजिए कंडेंसर भी सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन रिसीवर भी रहता है उसमें, रिसीवर में ले आके जो रेफ्रिजरेंट को जमा कर लिया, उसके बाद हम कंडेंसर, ऐसा भी हो सकता है। और नहीं तो फिर हम उसको रिकवरी कर लिए, मतलब एक नया सिलेंडर लाए जिसमें गैस रहता है, पूरा सिस्टम से गैस निकाले और उसमें डाल लिए। कंडेंसर साइड का जो लीकेज है उसमें जो भाल्व है उसको बंद कर दिया, सोलेनॉइड भाल्व को, ताकि कंडेंसर का रेफ्रिजरेंट नहीं आए। तो जहाँ ज़्यादा रेफ्रिजरेंट है तो फिर रिकवरी करना होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो छोड़ना नहीं होगा ना रेफ्रिजरेंट को। एटमॉस्फेयर में अगर रेफ्रिजरेंट को हम छोड़ेंगे तो ग्लोबल ओजोन लेयर का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और रेफ्रिजरेंट जो है सही चीज़ नहीं है, क्योंकि हम लोग को सांस भी लेना पड़ता ना उससे, है ना, तो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए हम कभी भी रेफ्रिजरेंट को जो है एटमॉस्फेयर में नहीं छोड़ेंगे,
चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि फिर बाद में इस दुनिया पे तो हम लोग को ज़िंदगी जीना है, हमारा आने वाला नेक्स्ट जनरेशन भी है, वो लोग भी ज़िंदगी जिएगा, तो मतलब किसी तरीके से परेशानी ना हो, ओजोन लेयर ख़राब ना हो। तो इसलिए रेफ्रिजरेंट को जो है रिकवरी करना ज़रूरी है, एटमॉस्फेयर में हम लोग को नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है ना। ये हमारे लिए अच्छा है, इंसानियत के लिए अच्छा है, पूरे दुनिया के लिए। इसीलिए रेफ्रिजरेंट की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, तो जहाँ पर रेफ्रिजरेंट को चेंज कर दिया गया, R22 की जगह पे हम लोग 410 R32 ये सब इस्तेमाल करने लगे। 12 नंबर गैस की जगह पे हम लोग 134 इस्तेमाल करने लगे। तो ये क्यों किया? पहले तो यही चल रहा था R22, अभी क्यों ऐसा किया? तो वही ग्लोबल वार्मिंग और अपना ओजोन लेयर को ख़राब ना करे। तो रेफ्रिजरेंट का मसला यही है, इसको हम लोग करेंगे। तो ये हमारा नया कंडेंसर है, आप देख सकते हैं इसको, ये हमारे नया कंडेंसर है और ये हमारा पुराना कंडेंसर है। तो पुराना कंडेंसर में एक चीज़ देखिए, एक साइड में जो है हमारा एल्युमिनियम लगा हुआ है और दूसरा साइड में हमारा कॉपर लगा हुआ है, तो 2 लेयर पे है ये, ठीक है। तो जो इसका लेंथ है वो लेंथ इसका भी रहना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ आप देखिएगा, इसमें कॉपर वाला में देखिएगा, कॉपर वाला में एक लेयर है यहाँ से यहाँ तक पूरा, उसके बाद दूसरा लेयर एल्युमिनियम का कंडेंसर है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि एक कॉपर का है लेयर यहाँ तक और दूसरा फिर हाफ लेयर भी है कॉपर के, आता ना समझ में। तो हमारा 1.5 टन में वहाँ पे जो है लेयर कम था, तो 2 टन में लेयर ज़्यादा है, प्लस यहाँ पे हमारा जो है ये इसके ऊपर भी हाफ लेयर ज़्यादा है। पाइप का ट्यूबिंग था ना वहाँ पे कम, यहाँ पे ज़्यादा है, प्लस इसके ऊपर, तो ये 2 टन में हमारा लग जाएगा। इसके उसमें साइज हमारा 24 है, इसमें हमारा 38 है, ज़्यादा है समझ में। उसमें हमारा मान लीजिए 22 है, तो इसमें हमारा 24 है। तो इस तरीक़ा से ये समझ में आ जाता है कि भैया 1.5 टन का है तो इतना छोटा, 2 टन का है तो इतना बड़ा, और प्लस जा करके हमारा ट्यूब से समझ में आ जाता है। तो इसमें कोई ज़्यादा तो कलाकारी है नहीं, तो खोलना है और लगाना है, बस केवल इतना है कि इसको सेट बढ़िया से कर देना है। अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा अगर इसको ये नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा मोड़ना है, तो थोड़ा सा ये चापेंगे तो थोड़ा मुड़ जाएगा, स्क्रू लगा देंगे फिर वो अपनी जगह पे सेट कर जाएगा। फिर उसके बाद हमारा इनलेट और हमारा आउटलेट जो है, ठीक है, कोई दिक्कत है? तो इसको इंस्टॉलेशन करते हैं तभी प्रैक्टिकली हम लोग को दिखेगा, ठीक है ना। इंस्टॉलेशन करते हैं इसको, ठीक, कोई दिक्कत है? अच्छा लगा? चलिए ठीक है।